जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है। पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूके यूएसए स्विट्जरलैंड एंड चाइना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक क्वेश्चन पेपर है जिसका पेपर कोड है POL 301। ठीक है, इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं जिसका एग्जाम देखिए 5 दिसंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, इस बार भी आपका जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही ऐसा एक विश्वविद्यालय है, गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड बनाता है। ठीक है, बाकी सारे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पेपर दिए थे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से भी एक भी प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, और दूसरे विश्वविद्यालय का मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था, उससे भी एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से, उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे थ्योरी हम लोग अगली बार से 6 सेमेस्टर में, ठीक है, थ्योरी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है इसमें आपका, तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तुलनात्मक राजनीति जो होती है विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उनका ज़्यादा आंसर सही है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी सरकार को दर्शाता है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है? तो यह कम्युनिज्म है। ठीक है, साम्यवाद जो होता है इसमें एक ऐसी सरकार को दर्शाता है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर का कितने बच्चे ऐसे होते कहते हैं कि सर जी तीसरे का डी होगा, चौथे का बी होगा, अभी कुछ पता नहीं होता लेकिन कमेंट कर देते हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को दोबारा सॉल्व करा दूंगा और बता दूंगा कि सी ऑप्शन क्यों सही है, बी क्यों गलत है, ए क्यों गलत है और डी क्यों गलत है। ठीक है, ये सारे देखें, इस तरह से बताने से क्या होता है कि क्लास लंबा हो जाता है और बच्चे देखते नहीं हैं। इसलिए केवल आंसर की आपको चाहिए तो ये क्लास देखिए, और पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इसका। ठीक है, चले, तीसरा प्रश्न है आपका, तुलनात्मक राजनीति हमें समझने में सहायता करती है। कैसी सहायता करती है? तो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में सामान्य पैटर्न, ठीक है, कॉमन पैटर्न आक्रोश डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में। बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चलिए, चौथा प्रश्न इसमें आप लोगों का पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक विभिन्नताओं और समानताओं को समझना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लोगों ने अगर ऑप्शन पढ़ा होगा तो काफ़ी अच्छे से इसे सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए, पांचवा प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन शामिल है। क्या इसमें कैसा अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में? तो सरकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है पाँचवें का। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, तुलनात्मक राजनीति के दायरे में एक प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो कानूनी प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण है। बी ऑप्शन आपका राइट है छठवें का। ठीक है, इसमें सातवां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता है। कैसी उपयोगिता है? तो एनालाइजिंग डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम टू फाइंड बेस्ट प्रैक्टिस, सर्वोत्तम प्रथाओं को खोजने के लिए विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण। बी ऑप्शन आपका राइट है सातवें का। ठीक है, चले, अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था आठवां प्रश्न, लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तुलनात्मक राजनीति का एक प्रमुख लाभ है। इसका लाभ कैसा होता है? तो अन्य देशों के राजनीतिक प्रयोगों से सीखना होता है इसे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, नवा पूछा गया था, कौन सा सिद्धांत बताता है कि आर्थिक कारक राजनीति संरचनाओं के मुख्य चालक हैं? तो जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, ठीक है, ये बताता है कि आर्थिक कारक राजनीति संरचनाओं के मुख्य चालक हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट था नवे का। 10वां प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवाद जोर देता है। किस पर जोर देता है? तो मात्रात्मक डेटा और अनुभवजन्य शोध पर जोर देता है राजनीति में व्यवहारवाद। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति का क्या तात्पर्य है? तो समाज के अंदर राजनीति के संबंध में साझा विश्वास, मूल्य और मानदंड। बी ऑप्शन आपका राइट है 11वें का। चलिए, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था,
पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य है, पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 13 नंबर प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का मुख्य अंतर क्या है। तो इसके बीच में मुख्य अंतर होता है, जो पूंजीवाद होता है लाभ को प्राथमिकता देता है और जो समाजवाद होता है ये समानता को प्राथमिकता देता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 13वें का। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था, पूंजीवाद के संदर्भ में अदृश्य हाथ किसने गढ़ा। तो किसने गढ़ा था, एडम स्मिथ ने। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, एक पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक असमानताओं को अक्सर किसके द्वारा उचित ठहराया जाता है। तो योग्यता और व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा ठहराया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी उदार लोकतंत्र की आलोचना है। उदार लोकतंत्र की आलोचना क्या है, यह आय असमानता को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 16वें का। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार, हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत किससे संबंधित है। ये सिद्धांत सोशलिज्म से संबंधित है, समाजवाद से। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की आम आलोचना कौन सी है। तो आम आलोचना है इसकी नवाचार के लिए प्रोत्साहन की कमी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 18वें का। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य होता है एक व्यवस्था जो लोकतांत्रिक शासन को समाजवादी सिद्धांत के साथ जोड़ती है। बी ऑप्शन आपका राइट है 19वें का। चलिए प्रश्न नंबर 20 आप लोगों का क्या पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे, उपनिवेशीकरण के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि नव स्वतंत्र राज्य आर्थिक रूप से पूर्व औद्योगिक शक्तियों पर निर्भर करता है। तो ये निर्भरता सिद्धांत बताता है। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी जिसे बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, आप लोग आंसर के मिला रहे होंगे, अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा तो बुकलेट सीरीज आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए बुकलेट सीरीज से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाता है, इसमें बुकलेट सीरीज नहीं दिया है। ठीक है, पेपर आईडी दिया है, तो पेपर आईडी आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, सेम होगा तो ठीक है, सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन नीचे ऊपर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, कौन सा सिद्धांत स्वतंत्र देशों पर आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभुत्व को संदर्भित करता है। तो ये आपका नियो कॉलोनिजियम है। ठीक है, यानी नव औपनिवेशिकता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट था इसमें 21वें का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या पूछा गया था 22 नंबर, 1961 में किस संगठन की स्थापना नए स्वतंत्र हुए देशों को समर्थन देने के लिए की गई थी। ध्यान रखिएगा 1961 पूछा है, क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या है। तो संसद को सर्वोच्च कानूनी अधिकार है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर पूछा गया था कि ब्रिटेन के संविधान से संबंधित विधि के शासन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, तो सभी नागरिक और सरकार कानून के अधीन होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जिन्होंने थ्योरी पढ़ा होगा, काफ़ी शानदार तरीके से उनका एग्जाम गया होगा। ठीक है, थ्योरी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऐसे बच्चे हैं या उससे अफिलेटेड कॉलेज के, ये सब के सब अवेंजर्स हैं। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन पढ़ के जाते हैं और पास हो जाते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत ब्रिटिश संसद की शक्तियों को सीमित करता है। तो देखें, जो कानून का शासन है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, ये क्या करता है, ब्रिटिश संसद की शक्तियों को सीमित करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चले प्रश्न नंबर 26 क्या है, देखिए, यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन है। यूनाइटेड किंगडम पूछा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 27 है, अधिकार विधेयक
1689, ठीक है। यहाँ पर लिखा 1689 ने किसकी शक्तियों को सीमित किया? तो ध्यान रखिएगा, राजतंत्र की शक्तियों को, राजशाही जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट था, प्रश्न नंबर 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28 आप लोगों का पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस निकाय के पास अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का है, ठीक है, प्रतिनिधि सभा का। सी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विदेश नीति में अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका में किस शक्ति का समावेश होता है? तो संधियों पर बातचीत करना। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 29 का, ठीक है। 28 और 29 दोनों सी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 है, चुनाव में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को कितने इलेक्टोरल वोट प्राप्त करने चाहिए? तो कम से कम उसके पास 270 इलेक्टोरल होने चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। अभी हाल ही में आपके डोनाल्ड ट्रंप जो बने हैं, इनके पास 270 से अधिक सीटें हैं, ठीक है। और ये अपना पद 20 जनवरी को ग्रहण करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था अमेरिकी संविधान के अनुसार, ठीक है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करते हैं और नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होता है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है? तो एक संवैधानिक संशोधन, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पलट सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न पूछा गया था, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी में सर्वोच्च पद किसके पास होता है? तो सर्वोच्च पद महासचिव के पास होता है, जनरल सेक्रेटरी के पास, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था 33 नंबर, ये क्या है? चलें क्या लिखा है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देंग सियाओपिंग द्वारा शुरू की गई सुधार और खुलेपन, ठीक है, सुधार और खुलेपन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विदेशी निवेश आकर्षित करना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट था 33 नंबर प्रश्न का। चलिए 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? तो समाजवाद और पारंपरिक चीनी मूल्यों का संयोजन। बी ऑप्शन आपका राइट था 34 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 35 है, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो संघीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है, स्विट्जरलैंड में संघीय जनमत संग्रह आमतौर पर कितनी बार होते हैं? तो वर्ष में 2 बार, बिल्कुल। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया था, स्विट्जरलैंड में नए कानून प्रस्तावित करने के लिए नागरिकों के पास निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक साधन है? तो वो लोक पहल है, ठीक है, पॉपुलर इनिशिएटिव है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 38 पूछा गया था, स्विट्जरलैंड में राज्य के प्रमुख का आधिकारिक खिताब किसके पास होता है? तो संपूर्ण संघ परिषद के पास होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 38 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 39 पूछा गया था, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चयन कैसे किया जाता है? तो इनका जो चयन है संघ के परिषद के सदस्यों के बीच वार्षिक चक्रानुक्रम में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया था, स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो जनमत संग्रह के माध्यम से नागरिकों के पास होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या है, 41 नंबर, स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली में सहमति का सिद्धांत क्या है? तो सहमति का सिद्धांत है प्रमुख राजनीतिक दल संघीय परिषद में सत्ता करती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 41 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया था, किस विचारधारा ने यूरोपीय औपनिवेशिकता को नस्लों के बीच प्राकृतिक चयन के रूप में उचित ठहराया? तो सामाजिक डार्विनवाद ने। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। बी ऑप्शन राइट था आपका 42 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 43 पूछा गया था, औपनिवेशिकवाद में अक्सर निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नियंत्रण शामिल है? तो सांस्कृतिक संस्थान और व्यापार नीतियों के माध्यम से। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक प्रभाव का एक प्रमुख साधन है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45 पे 45 नंबर, किस विद्वान का संबंध तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल गैब्रियल आलमंड के हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया था, सिविक कल्चर नागरिक संस्कृति की अवधारणा से जुड़े मुख्य विद्वान कौन है? तो गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्मा थे, ठीक है, सिडनी वर्मा। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, वर्मा है। चलिए प्रश्न नंबर 47 पूछा गया था, सिविक कल्चर मॉडल में किन प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों के पहलुओं का संयोजन है? तो पैरोकियल है, सब्जेक्ट है और पार्टिसिपेट संस्कृतियां हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। देखिए हिंदी वाले बच्चे इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लोग इंग्लिश में पेपर बनाते हैं और उसी को ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में, इसलिए जो है ये पढ़ने में भी कठिनाई होती है। इंग्लिश और हिंदी में कभी कभी ऐसा टाइपिंग होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पर भी आप लोग फोकस किया कीजिए। कन्फ्यूशियस का मानना था कि आदर्श शासक को किसके माध्यम से नेतृत्व करना चाहिए? तो नैतिक उदाहरणों और गुण के, ठीक है, मोरल एग्जाम्पल एंड वर्टिट्यूड के, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान रखिएगा 49 नंबर प्रश्न है, चीन में सर्वोच्च नेता कौन से 3 मुख्य पद धारण ग्रहण करता है? तो सीपी के महासचिव, ठीक है, सीपीसी के महासचिव, राष्ट्रपति, केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष। बी ऑप्शन आपका राइट था इसमें 49 का। देखिए आपके टोटल 50 प्रश्न पूछे गए थे, 50 में से आपके 33 प्रश्न ऐसे हैं जो केवल बी ऑप्शन आपके राइट थे, ठीक है। क्या? बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने केवल बी ज़्यादा लगाया होगा उनके ज़्यादा आंसर आपके सही होंगे, ये बात ध्यान रखिए। 50 में से 33 क्वेश्चन के ऑप्शन जो आंसर थे वो बी थे, ठीक है। एक बार आप लोग भी गिन लीजिएगा इसे। ये लास्ट प्रश्न है, चीन की राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य वैचारिक आधार क्या है? तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और नाव के विचार हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा और क्वेश्चन पेपर दूसरा वाला भी भेज दीजिएगा, मैं उसे आंसर के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।